जय हिंद, जय भारत बच्चों। कैसे हो? नमस्कार, मैं संजय चौहान आप सभी का अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। आइए, आपका अपना YouTube परिवार है, मुझे मालूम है आप इसे बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है वो विदेशी यात्रियों की जो क्लास हमारी चल रही है लगातार, उसी की अगली कड़ी है। आज लगभग 10 यात्री मैं लेकर आया हूं आपके साथ, 10 विदेशी यात्री। बच्चों ध्यान है कि जो पहली बार आए हैं वो सभी यात्रियों की क्लास जरूर पढ़ ले हमारे। इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन आएगा यात्री से, इससे बाहर नहीं आएगा। जितने विदेशी यात्री आए भारत में उनके बारे में क्रम से क्या क्या उन्होंने कहा, किस बात का उन्होंने उल्लेख किया, किसके काल में भारत में आए, ये सब बातें मैं आपको बताता चल रहा हूं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, विदेशी यात्री भारत में लगातार आए हैं। क्यों आए आप जानते हैं कि भारत के प्रति विदेशों में पहले से बहुत ज्यादा आकर्षण था। अब उल्टा हो गया है, अब भारतीय के अंदर विदेश का आकर्षण हो गया है। पहले विदेशों में भारतीय के प्रति बड़ा आकर्षण था। ठीक है, चलिए हमारा आज का जो पहला यात्री है वो है बच्चों डोमिगो पायस। कौन है? डोमिगो पायस। कृष्णदेव राय शासक थे विजयनगर के। कहां के? विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये भी भारत के एक महानतम सम्राटों में से एक था ना। कृष्णदेव राय भारत के जो बड़े सम्राट, जिसमें अशोक, हर्ष और समुद्रगुप्त को हम और विक्रमादित्य को हम लेते हैं, अकबर को लेते हैं, उन्हीं में से एक कृष्णदेव राय भी है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में जिन पांच राज्यों और राजाओं का उल्लेख किया है उनमें कृष्णदेव राय भी एक है। भारत में जब पुर्तगाली आए और अपना कोचिन में पहली फैक्ट्री खोली तो भारत के जो राजा थे उसमें जो थे राजा विजयनगर साम्राज्य के, वो कृष्णदेव राय थे। जब भारत पर आक्रमण किया बाबर ने तो भी विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। तो क्या उसमें कृष्णदेव राय को ये नहीं मालूम था कि बाबर आ रहा है? लेकिन उसमें ये बातें बहुत छोटी हुआ करती थी बच्चों। आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उस समय युद्ध राजाओं का गहना हुआ करता था। तो कृष्णदेव राय को कहीं से भी ये नहीं प्रतीत हुआ होगा कि बाबर भारत में आएगा और ऐसे मुगल साम्राज्य की, इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, चले। डिमोगो पायस पुर्तगाल का था। कृष्णदेव राय के काल में आया, विजयनगर में रहा, उसके दरबार में कहीं बहुत रहा और रोम से तुलना करी विजयनगर की। कहा कि जो विजयनगर है वो रोम से भी वैभवशाली है। रोम से महान बताया किसको? विजयनगर शहर को, कि रोम से भी वैभवशाली है, प्रभावशाली है, बड़ा नगर है। बड़ी इसकी तारीफ करी है विजयनगर की। कृष्णदेव राय के शासनकाल की भी बहुत तारीफ करता है डोमिगो पायस। इंपॉर्टेंट सिर्फ यह कि कहां का था? पुर्तगाल का। किसके काल में? कृष्णदेव के काल में। क्या वर्णन करता है? विजयनगर साम्राज्य रोम से भी बड़ा, रोम से भी बड़ा और वैभवशाली है। पहला यात्री। दूसरा फर्नांडीज नूनीज, ये पुर्तगाली यात्री था। इसके बारे में यह आपको जरूर याद रखिए, ये किस समय था? अच्युत देव राय 1535 में। कृष्णदेव राय के बाद जो शासक बनते हैं उनके पुत्र वो थे अच्युत देव राय। इस काल में आया था। कहां था? पुर्तगाली यात्री था। सीजर फ्रेडरिक, सीजर फ्रेडरिक याद रखिए 1565, तालीकोटा का युद्ध। जानते हैं तालीकोटा का युद्ध क्या था? दक्षिण भारत में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था उस समय का, जिसमें एक तरफ थे विजयनगर शासक और दूसरी तरफ थे 5 बड़े मुस्लिम राज्य। बीजापुर था, ठीक ना, बरार था, बरार नहीं था उसमें, बहमनी था। तो इसमें 5 मुस्लिम राज्य थे और एक था हिंदू राज्य विजयनगर। इनके बीच संघर्ष होता। इसे इसका एक नाम और है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। राक्षसी तांगड़ी
का युद्ध भी बोलते हैं। किसको? तालीकोटा युद्ध को। इस युद्ध में विजयनगर शासक हार गया, पूरी तरीके से हार गया, और विजयनगर साम्राज्य एक प्रकार से पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। इस युद्ध के तुरंत बाद भारत में यह यात्री आया था, इसने तालीकोटा युद्ध का वर्णन किया है। आंखों देखा वर्णन किसने किया? सीजर फ्रेडरिक ने किया। ये पूछ चुका है कि तालीकोटा युद्ध के बाद आने वाला कौन सा पुर्तगाली यात्री है, तो सीजर फ्रेडरिक है। कौन है? सीजर फ्रेडरिक, जो इसके युद्ध के तुरंत बाद आया था। विलियम हॉकिंस और विलियम पिंच, विलियम फिंच, विलियम फिंच, ये दोनों यात्री एक साथ आए थे 1608 में। अंग्रेज थे, लेकिन इनसे पहले आने वाला अंग्रेज जो था भारत में, वो था रोल्फ फिंच 1583 में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पता आपको बहुत। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज रोल्फ फिंच था, पहला अंग्रेज। जो उससे पहले जितने भी लोग आए ना, वो सब पुर्तगाली थे या इटली के थे। पुर्तगाली थे, इटली के थे, मोरक्को के थे, ईरान के थे, कोई भी अंग्रेज नहीं था। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जो है वो रोल्फ फिंच है, जो अकबर के काल में 1583 में आया था। किस काल में? अकबर काल में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था वो रोल्फ फिंच था, ये आप याद रखिएगा। दूसरा अंग्रेज अब विलियम हॉकिंस है और विलियम पिंच है, 1608 में आया था। तो पहला अंग्रेज कौन सा है? रोल्फ फिंच। किसके काल में? अकबर के काल में। अब आते हैं विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच पर। ये दोनों लोग हेक्टर नामक जहाज पर सवार होकर आए थे। इस जहाज पर, हेक्टर जहाज पर, जिस जहाज पर आए थे उसका नाम हेक्टर जहाज था। वास्को डी गामा जिस जहाज से आया था उसका नाम ड्रैगन था। क्या था? शायद रेड ड्रैगन था या क्या ड्रैगन था, पर उसमें ड्रैगन शब्द है। जो वास्को डी गामा भारत में आया था। पर जो विलियम हॉकिंस और विलियम पिंच आए वो हेक्टर जहाज से आए थे भारत में 1608 में, जहांगीर के दरबार में। एक्चुअली हुआ क्या था आप जानते हैं, दोनों नाम बहुत इंपोर्टेंट नाम है, मतलब आपको क्रम से क्या चक्कर है इन दोनों का। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के अंदर महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, द्वितीय नहीं, एलिजाबेथ द्वितीय तो अभी मरी है 96 ईयर की होकर। ये एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम के समय ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने, जो प्राइवेट व्यापारी थे, निजी व्यापारी थे, उन्होंने कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। समझ में नहीं आया ना? अंदर से आवाज सुन लीजिए दोबारा। द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, एक था कंपनी का नाम। ये बनी 1600 ईस्वी में। जब ये कंपनी बनी थी तो भारत का उसमें राजा था अकबर। कौन था? अकबर था 1600 ईस्वी में। एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी बनाई थी, पर इसी समय कुछ समय के बाद ही एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु। तो जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम वहां के नए सम्राट बने। वहां के सम्राट बनने के बाद कंपनी का फिर दोबारा से अधिकार पत्र रिन्यू हुआ और कंपनी वही नाम रहा। 15 वर्षों के लिए जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम कंपनी को अधिकार पत्र दिया व्यापार करने का पूर्वी देशों से, पूर्वी द्वीपों से, यानी उसमें इंडोनेशिया, मॉरिशस, भारत सब शामिल था। क्योंकि पूर्वी द्वीप समूह में भारत मेन देश था, तो इसलिए उनका यहां पर रहना आना जरूरी था। तो 15 वर्षों के लिए पहले एक अधिकार पत्र मिला कंपनी को, एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। पूछता कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा कौन था, तो अकबर था। जेम्स प्रथम अकबर के नाम ही वो पत्र लेकर भारत में आया था। जेम्स प्रथम किसका नाम? अकबर के नाम पर। आप जानते हैं कि अकबर 1605 में मर चुका था
ये खबर इंग्लैंड पहुंचनी, क्योंकि जब फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो कैसे खबर पहुंचती? कबूतर भी इतने लंबे नहीं होते कि जा चिट्ठी ले जा, ऐसा भी नहीं था। खैर, अकबर मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर नया सम्राट बन चुका था। अब जो कंपनी थी, उस कंपनी का गवर्नर बना विलियम हॉकिंस, अपने तमाम साथियों के साथ हेक्टर नामक जहाज से 1608 में 1608 में सूरत पहुंचता है। कहां पहुंचता है? सूरत, हेक्टर नामक जहाज से। उन्हीं के साथ विलियम फिंच भी था, विलियम हॉकिंस के साथ। विलियम हॉकिंस सूरत से मिलने आता है जहांगीर से आगरा में, और फारसी भाषा में बात करता है। किस भाषा में बात करता है? फारसी भाषा में। जहांगीर से फारसी में बात करता है। जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई वाह, एक अंग्रेज, एक विदेशी हमारी भाषा बोल रहा है। अब तो मुगल सम्राट, बताओ क्या चाहिए भाई तुमको? अब जी कुछ नहीं चाहिए, सूरत में फैक्ट्री खोलने छोटी सी, उसकी अनुमति दे दीजिए। तो जहांगीर था कैसे, लेकिन समझदार था। तो जहांगीर ने आगे, देखो फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देंगे, पर अभी हम अपने अधिकारियों से चर्चा करेंगे। 1608 की बात है, फारसी में बात करी, आगरा में जहांगीर से मिला, जहांगीर को प्रभावित करने का प्रयास किया, पर जहांगीर ने पुर्तगालियों के विरोध के चलते अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दी। कि पुर्तगाली जानते थे अंग्रेजों के चरित्र के बारे में। उस समय तक पुर्तगाली, भारत में 1608 तक पुर्तगाली काफी मजबूत स्थिति में थे। लगभग 100 साल उनको भारत में व्यापार करते हो गया था। तो वो कैसे अंग्रेजों को अनुमति दिला देते भाई? तो पुर्तगालियों के विरोध के चलते, पुर्तगालियों के विरोध के चलते भारत में सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति विलियम हॉकिंस को नहीं मिली। कोई बात नहीं, विलियम हॉकिंस आगे ठीक है, कोई बात नहीं, जानता था कि आएंगे कभी ना कभी तो कब्जे में। तो विलियम हॉकिंस को जब दरबार में रखा गया, लंबे समय तक दरबार में रहा, तो उसकी जी हजूरी से, चापलूसी से जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ, और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया। मनसब का मतलब था एक पद स्थिति, पद की स्थिति। एक पद स्थिति, यानी जैसे ना आज पद होते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, आईआरएस होता है, आईआरएएस, आईआरटीएस, आईईएस, इस तरह अलग अलग पद हो ना, पद। तो ऐसा एक पदों के नाम होते हैं, उसे बोलते हैं मनसबदारी व्यवस्था, जो अकबर ने प्रारंभ करी थी, मनसबदारी व्यवस्था। तो 400 का मनसब कोई बहुत बड़ा पद नहीं था। एक पद इसलिए, देख भाई, एक विदेशी यात्री है, विदेशी से आया है, तमाम वहां की जानकारी हमें दे रहा है, हमारी बातें वहां जाके बताएगा, तो एक छोटा सा पद दे दो ताकि इसका जो है सेवा सत्कार सही तरीके से हो सके। तो 400 का मनसब दिया, और अपने साथ कई युद्ध में विलियम हॉकिंस को ले गया। कौन? जहांगीर। कुछ समय बाद जहांगीर भी भारत से वापस चला गया। 1611 में वापस चला गया था भारत से, पर इसको अनुमति नहीं मिली थी। अब जो विलियम फिंच है, इसके बारे में देखिए। विलियम फिंच, ये विलियम हॉकिंस का मित्र था। विलियम फिंच जहांगीर के बारे में बड़ा उल्लेख करता है। जो अनारकली की जो घटना आप जानते हैं, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप के आहें भरना क्या। जब प्यार किया है तो फिर डरना क्या है। खुले होके अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। ज्यादा क्या होगा, थप्पड़ तो अब सामान्यतः नहीं पड़ता है, वो दिन चले गए थप्पड़ जब दिन पड़ा करते थे। अगर आपके अंदर किसी के प्रति भावनाएं हैं तो आपको निसंकोच होकर बात करनी चाहिए। दिमाग हल्का हो जाएगा, पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा। चलिए, विलियम फिंच अनारकली जो किंवदंती है, एक प्रकार जो घटना है, उसका उल्लेख करने वाला एकमात्र विदेशी यात्री यही है।
जबकि उसके समकालीन थी इतिहासकार हुए कई सारे जहांगीर के, वो किसी अनारकली घटना का उल्लेख नहीं करते। विलियम फिंच हुआ जो इस घटना का उल्लेख करता है। तो अनारकली जो किंवदंती है, जो घटना है, उसका उल्लेख करने वाला एकमात्र यात्री विलियम फिंच है। इसके अलावा विलियम फिंच ऐसा यात्री है जिसने मुगल दरबार के बारे में, केवल दरबार के बारे में ही नहीं, बल्कि यहाँ के पेड़ पौधे, जंतु जानवर, यहाँ के अंधविश्वास, यहाँ की झील, यहाँ की नदियां, यहाँ की फसलों के बारे में विलियम फिंच ने बहुत उल्लेख किया है। ऐसा उल्लेख कोई अन्य यात्री नहीं करता है। जैसा कौन करता है? विलियम फिंच करता है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण यात्री ये है आपका। अब ये 1608 की बात हमारी हो चुकी है। अब उसके बाद आने वाला यात्री है सर टॉमस। ये भी अंग्रेज था। अब भारत में अंग्रेजी आएंगे कि 1611 में हुआ क्या। 1611 में आप जानते हैं विलियम हॉकिंस वापस चला गया भारत से। 1611 में ही अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री मतलब व्यापारिक कोठी। फैक्ट्री में क्या कुछ सामान बनता था? नहीं, फैक्ट्री में कोई सामान नहीं बनता था, बल्कि फैक्ट्री को कंपनी कहते हैं और उस कंपनी की वजह से का नाम पड़ गया फैक्ट्री। कंपनी कैसे? जैसे आप जानते भी होंगे, अगर 2 4 5 लोग मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं? यार हमारी कंपनी बड़ी अच्छी है, हम चारों दोस्तों की कंपनी बहुत अच्छी है। तो क्या आप कोई सामान बनाते हैं? नहीं बनाते ना। तो समूह जो होता है उसे कंपनी कहते हैं। तो व्यापारिक कोठी का मतलब था कि उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री खोल, मतलब था कि व्यापारिक कोठी एक समूह बना और वहां उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा रख दिया। अब यहां पर हम बाहर से सामान खरीद कर लाएंगे और जब सामान खरीदेंगे तो यहां इकट्ठा करेंगे और एक जहाज से यहां से अपने देश में वापस चले जाएंगे सामान लेकर। फिर वहां से लाएंगे, कुछ यहां बेचेंगे, कुछ यहां से लेकर वहां जाएंगे। यानी व्यापार करने का स्थान बनाया। पहला स्थान 1611 में कहा? मसूलीपट्टनम। ठीक, ये पहला स्थान था। उसी दौरान क्या हुआ? 1613 में अंग्रेजों ने अरब सागर में पुर्तगालियों को हरा दिया। कि अंग्रेजों जैसी नौसेना बच्चों किसी के पास नहीं थी। ध्यान रखना, अगर आज इंग्लैंड विकसित राष्ट्र है और 2 विश्व युद्ध में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इंग्लैंड ने, तो उसको मजबूत करने वाला एकमात्र जो अंग है वो उसकी नौसेना है। उस जैसी नौसेना किसी देश के पास नहीं। उसी नौसेना के बलबूते उसने आधी दुनिया पर अपना उपनिवेश बनाया। उसी नौसेना के बदले उसने, मतलब नौसेना के बलबूते उसने पुर्तगालियों को हराया। और जब ये बात पता चली जहांगीर को कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया है, तो बड़ा अच्छा, हरा दिया अंग्रेजों ने, तो इसका मतलब अंग्रेज पावरफुल है। कहां? बुलाओ फिर उनको। अनुमति देते हैं कहां? सूरत में फैक्ट्री खोलने की। तो 1613 में सूरत में दूसरी फैक्ट्री खोलने की अनुमति जहांगीर ने अंग्रेजों को दे दी। यह अधिकार प्राप्त करने वाला जो यात्री था वो था सर टॉमस रो। सूरत में फैक्ट्री खोलने की जो अनुमति, जो अधिकार पत्र प्राप्त किया था, वो सर टॉमस ने 1615 में आया था। 2 साल के बाद अधिकार पत्र इसी ने ही लिया था। पर अपनी व्यापारिक कोठी 1613 में उन्होंने सूरत में खोल ली थी अंग्रेजों ने, ठीक ना। सर टॉमस रो मुगल दरबार में जो षड्यंत्र हुआ करते थे, जैसे जहांगीर के काल में भी कई षड्यंत्र हुए। जुनता गुट था जहांगीर, वो नूरजहां के नेतृत्व में जुनता गुट ने बड़े षड्यंत्र करे। उन षड्यंत्रों का उल्लेख और मुगल दरबार की जो घटनाएं थी उन सबका उल्लेख सर टॉमस रो ने किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल फिंच हो गया है। फादर एंटोना मोंसेरेत, ये एक पुर्तगाली यात्री था। कौन था? पुर्तगाली, अंग्रेजी था, पुर्तगाली था। इसको अकबर ने, अकबर काल में आया था ये, इसको अकबर ने अपने पुत्र मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था। आप जानते हैं अकबर कितने पुत्र थे? बच्चों, अकबर के 3 पुत्र थे। 3, एक जहांगीर था, दूसरा मुराद और एक था दानियाल।
दानियाल, दानियाल। एक दानियाल था, एक मुराद था और एक जहांगीर था, सलीम जिसको बोलते हैं। इन दोनों की मृत्यु हुई अत्यधिक शराब पीने की वजह से 1600 और 1599 से पहले हो चुकी थी। मुराद की भी और किसकी, दानियाल की, इन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी पहले ही। तो मुराद का शिक्षक कौन था, ये था फादर एंथोना मोंसेस। ये पुर्तगाली पादरी था, मतलब पादरी था। तो इसका वो शिक्षक बनाया गया था अकबर ने। तो अकबर काल में भारत में आने वाला पुर्तगाली यात्री है। पियत्रो दोला, ये 1622 में जहांगीर के काल में आया था। किसके काल में, जहांगीर काल में भारत में आया था। ये जो यात्री है, इस दौरान सती प्रथा का उल्लेख करने वाला एकमात्र यात्री यही है। एक तो बारबोसा, बारबोसा जो कृष्णदेव, वो जो था ना, बारबोसा किस काल में आया था, देवराय द्वितीय काल में। तो बारबोसा भी सती प्रथा को उल्लेख करता है, और बारबोसा के अलावा ये पियोत्रा देला भी सती प्रथा का उल्लेख करता है कि मुगल काल के दौरान भी भारत में महिलाएं सती होती थी। पर जो सती प्रथा है, ये केवल बच्चों हिंदुओं में थी। किनमें थी, हिंदुओं में, और किसी में प्रथा नहीं थी। चलिए, सती प्रथा आप जानते हैं कि महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद स्वयं ही जिंदा चिता पर बैठ जाया करती थी, कि चिता सजी है पति की, वहीं पर उसकी पत्नी आकर बैठेगी। तो सती से सती होना, है ना। शिवाजी की पत्नी भी सती हुई थी, है ना, पुतली बाई नाम था उनका, जो सती हुई थी, पुतली बाई शिवाजी की पत्नी थी। 7 पत्नियां उनकी थी, 7 में से एक ही सती हुई थी। चलिए, पीटर मुंडी, पीटर मुंडी शाहजहां के काल में, किस काल में, शाहजहां के काल में आने वाला यात्री है पीटर मुंडी। अंग्रेज था, इटली का। और ये इसके काल में पड़ने वाले अकाल का उल्लेख करता है कि 1630 में गुजरात में बड़ी मात्रा में अकाल पड़ा। अकाल का मतलब था कि बहुत लंबे समय तक बारिश ना हो, फसल नष्ट हो जाए, लोग मरने लगे। शाहजहां ने अपने जीवन के शुरुआत में गुजरात के अंदर जब अकाल पड़ा तो कुछ समय के लिए जजिया को माफ कर दिया था। हालांकि अकबर पहले जजिया को माफ कर चुका था, फिर उसके बाद फिर जजिया धीरे धीरे लिया जाने लगा था। पर कुछ समय के लिए शाहजहां ने भी गुजरात में कुछ समय के लिए कर को माफ कर दिया। इसमें जजिया तो माफ था ही पहले से, कुछ अन्य करों को भी उसने हटा दिया था। अच्छा, विलियम फिंच भी हो चुका है। हाँ, अच्छा, विलियम फिंच बताया मैंने। हाँ, विलियम फिंच ने वो बात तो बताई थी। विलियम फिंच ने कहा था कि जो बुलंद दरवाजा है वो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। उससे ऊंचा दरवाजा उस समय दुनिया में नहीं था, ये विलियम फिंच ने कहा है। लाहौर जैसा कोई बड़ा और वैभवशाली शहर उस समय नहीं था, ये विलियम फिंच ने कहा है। तो लाहौर को महान शहर बताता है, बड़ा शहर बताता है, और बुलंद दरवाजा सबसे ऊंचा। विलियम फिंच, अनारकली का उल्लेख करने वाला विलियम फिंच जंगी काल में भारत में आया था। तो यात्री जो भारत में आए थे, इसके अलावा 4 यात्री 5 यात्री और रह गए, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। सारे यात्री जितने भारत में, तो कितने यात्री भारत में आ रहे हैं, आप सोचते होंगे, सोचना चाहिए कि भारत से सर क्यों नहीं बढ़, भारत से कोई बाहर गया था। एक्चुअली भारत से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं थी लोगों को। भारत तो एक ऐसा देश था जहां हर चीज उपलब्ध है। हमारे गांव अपने आप में एक, बच्चों, एक देश है। हर गांव अपने आप में एक देश है। हर गांव के अंदर व्यक्ति की हर आवश्यकता पूरी होती है। लोहार भी है, सुनार भी है, चर्मकार भी है, बढ़ाई भी है, कुम्हार भी है, जुल्हाया भी है, हकीम भी है, बनिया भी है, और किसान भी है। ऐसे गांव दुनिया में कहीं नहीं है। एक गांव के अंदर सब कुछ उपलब्ध है। एक किसान है, उसे अन्न उपजाना है, उसे कपड़े चाहिए सिले हुए, तो उसके लिए दर्जी है। साल भर कपड़े सिलेगा, जैसे किसान के पास अनाज आएगा तो अनाज ले जाकर चला जाएगा। उसे लोहे का सामान चाहिए किसान को, लोहार है, जैसे अनाज आएगा तो लोहार अपना हिस्सा ले जाएगा।
किसान को दाल चाहिए, नमक चाहिए, अन्य सामान चाहिए, बनिया है जो व्यापारी है, सामान बाहर से लाता है, बनिया आएगा, सामान वर्ष एक पूरे साल का सामान देगा उसको और अपने हिस्से का अनाज ले जाएगा। एक महाजनी प्रथा थी ये। तो इससे हमारे गांव एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। ये हमारे लिए अच्छा भी था और हमारे लिए खराब साबित भी हुआ। खराब इसलिए हुआ कि हमने दुनिया में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करी। अच्छा इसलिए था कि सब कुछ हमारे देश में उपलब्ध था। तो इसलिए हमारे देश से कोई यात्री बाहर कोई बहुत बड़ी मात्रा में नहीं गए। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, जो बाहर से भारत में आए। चलिए, जो लोग पहली बार आए हैं वो उनको ड्यूटी बनती, उनका फर्ज बनता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी लगातार मिलती रहे। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।